देखो आज जो हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा जो रिएक्शन है वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कह लें, और इसको जो है वो डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसको गलत कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये मिसनॉमर है, क्यों इसको गलत नाम है डार्क रिएक्शन इसका। और इसको कैल्विन मेल्विन कह लें या कैल्विन बेंसिन जो है वो इसको साइकिल भी कहते हैं। चलो डार्क रिएक्शन आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले एक इसका ओवरव्यू जो रिकैप कर लेते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, चलो इसकी दो मेम्ब्रेन कर दिया, ये क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये है थाइलोक्वाइट, बड़ा सा थाइलोक्वाइट बना दिया, ये लो ये थाइलोक्वाइट, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलोक्वाइट है, ये थाइलोक्वाइट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलोक्वाइट हो गया। अब लाइट रिएक्शन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन के मेन इवेंट्स क्या थे, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो लाइट रिएक्शन में जो होता है, लाइट रिएक्शन में ज़करिया इनके जो गौड़ ना करे, डर के बंद क्यों, कि विंडो के बंद करे छड़े। अच्छा ये देखें, जो लाइट रिएक्शन होता है ना, लाइट रिएक्शन में जो हमने पढ़ा था, अच्छा लाइट रिएक्शन में पढ़ा था ये थाइलोक्वाइड है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, और हमने पढ़ा था वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है, हाइड्रोजन के आयन बन जाते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रॉन बनता है और उससे ऑक्सीजन बनती है। जब वाटर, इसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। ऑक्सीजन तो बाहर रिलीज हो जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो रिलीज हो जाती है, तो चलो ऑक्सीजन को फिलहाल यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में यहाँ हाइड्रोजन हुए और ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन जब बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर, थाइलोक्वाइट के अंदर जब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो थाइलोक्वाइट की मेम्ब्रेन में लगा हुआ होता है एक एटीपी सिंथेसेस एंजाइम, और इस एटीपी सिंथेसेस एंजाइम से जब हाइड्रोजन निकलते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो इसके दौरान जो है वो क्या बनता है, इससे जो है वो बनता है एटीपी, इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके बनते हैं एटीपी। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर होते हैं फोटो सिस्टम, एक होता है फोटो सिस्टम 2 और एक होता है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, फोटो सिस्टम 1 में। और फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसके इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, तो उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ये वाटर वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, वाटर वाले इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं फोटो सिस्टम 2 में, ये वाटर वाले इलेक्ट्रॉन चले गए और इसके इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 में आ गए। फिर फोटो सिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहाँ जाते हैं, फेरोडॉक्सिन के पास, और फिर एनएडीपी रिडक्टेस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को एनएडीपी को दे देता है, और उसके साथ क्या करते हैं, ये एनएडीपी हाइड्रोजन भी ले लेते हैं, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकले थे ना जब एटीपी बना था, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेके एनएडीपी कन्वर्ट हो जाता है एनएडीपीएच में। अब लाइट रिएक्शन की ये तीन प्रोडक्ट है, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो निकल गई, तो मेन प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन की एक एनएडीपी है और एक क्या है, ये एटीपी, ये दो चीजें बन गए। अब क्या होता है, और लाइट रिएक्शन कहां पर हो रहा है, ये थाइलोक्वाइट के अंदर मेनली, जो इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सारी हो रही है, किस जगह पर हो रही है, ये हो रही है थाइलोक्वाइट के साथ एसोसिएटेड। एक को थाइलोक्वाइट कहेंगे और अगर ज्यादा होंगे तो उसको ग्रेनम कहेंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा बाहर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के बाहर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे
तो इनके मिलने से बनेगा ग्लूकोज C6H12O6। इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी कौन देगा? वो एनर्जी देगा ये एटीपी। एटीपी टूट जाएगा एडीपी और फॉस्फेट में, और ये इसको क्या देगा? इसको ये टूटकर जो है वो जब ब्रेक डाउन होगा एनर्जी रिलीज होगी, इसको एनर्जी देगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या होगा? ये NADPH क्या देगा? NADPH इसको जो है वो हाइड्रोजन देगा, इसको रिड्यूस करवाएगा। रिडक्शन के लिए इसको क्या देगा? हाइड्रोजन देगा, यानी रिड्यूस करवाकर इनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करा के क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। अच्छा, आप कहोगे कि यहाँ पर मैंने कह रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो हाइड्रोजन मिल रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं NADPH2 से। जबकि पहले जब मैंने आपको रिएक्शन बताया था तो रिएक्शन में मैंने ऐसे लिखवाया था, ये ग्लूकोज बनेगा, तो मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन होते हैं वो वाटर से आते हैं। तो मैंने भी सही कहा था, क्योंकि ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर अटैच हुआ है, ये NADP को हाइड्रोजन कहाँ से मिला? ये तो वाटर से मिला है ना, क्योंकि थाइलोक्वाइड के अंदर ज्यादातर जो हाइड्रोजन होते हैं वो वाटर से ही आते हैं, और जब ये वाटर के हाइड्रोजन बाहर निकले, यही तो NADP के साथ जाकर अटैच हुए। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पर NADPH इसको इस रिएक्शन में हाइड्रोजन देता है, और ये हाइड्रोजन इनडायरेक्टली कहाँ से आए थे? वाटर से आए थे। अब अगर मैं इसको इस तरह से भी आपको कह सकता, इसको मैं ऐसे भी बता सकता था आपको, ये देखो, ये हो गया NADPH2, ये बने। अब क्या होता है कि जब ये दोनों बन जाते हैं NADPH2 और ATP, तो क्या होता है? डार्क रिएक्शन के अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल से गुजरता है ऐसे, और इस साइकिल से गुजर कर क्या बना लेता है? वो बना लेता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिड्यूस करता है वो कौन करता है? NADPH, यानी हाइड्रोजन जो देता है वो कौन देता है? NADPH। और NADPH को जो हाइड्रोजन मिले हैं वो किसके मिले हैं? वो इस वाटर के मिले हैं जो बाहर निकले थे यहाँ से, इसके हाइड्रोजन। और इसको रिड्यूस करने के लिए जब एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कौन देगा? वो एनर्जी देगा एटीपी। यानी NADP इसको हाइड्रोजन देके किस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा? टूट कर आ जाए, फिर ये बन जाएगा NADP में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। फिर इस साइकिल में जाने के बाद NADP दोबारा NADPH में कन्वर्ट होगा लाइट रिएक्शन में, और ATP भी जो है वो टूट जाएगा ADP और फॉस्फेट में, और ये ADP और फॉस्फेट दोबारा मिलेंगे किसमें? दोबारा मिलेंगे लाइट रिएक्शन में, और दोबारा क्या बनेगा? ATP। चलो अब जो आगे हम देखते हैं, अब ये डार्क रिएक्शन देखते हैं, जो पूरी मैंने साइकिल बताई है ना, अब डार्क रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे, ग्लूकोज बनता कैसे। यहाँ तो मैंने साइकिल को सिंपल सा बना दिया ना, यूं ऐसे थोड़ी बनता है, इसमें भी काफी रिएक्शन होंगे जिसके बाद ग्लूकोज बनेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? यहाँ इस बार इसमें कोई क्वेश्चन है? सर जी जी, पूछें। सर ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा होता है, लेकिन ये NADPH और ATP बाहर आकर बनते हैं स्ट्रोमा हाँ, में। बाहर आकर बनते हैं, लेकिन बनने के लिए इनको जो बेसिक जो रिएक्शन स्टार्ट मिलता है वो तो यहाँ से मिलता है ना, थाइलोक्वाइड के करीब करीब होते हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे लाइट रिएक्शन किस में होता है? थाइलोक्वाइड के अंदर होता है। और NADPH और ATP का तो काम ही क्योंकि स्ट्रोमा में होगा ना, अब इसके अंदर तो काम ही नहीं होता, तो इस वजह से ये वही स्ट्रोमा की तरफ ही बन जाते हैं, बनने का प्रोसेस वहीं पर होता है, लेकिन जो स्टार्ट हो रहा है वो प्रोसेस थाइलोक्वाइड के अंदर होता है। सही है ना? असल में मैं इस वजह से ही पूरा बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो इन चीजों के हवाले से। आगे चलें, डार्क रिएक्शन की तरफ चलें। सर ये बाहर कैसे बनते हैं? ये जो हाइड्रोजन इसके थायरोक्लाइड के अंदर होता है वो बाहर क्या किसी एंजाइम के जरिए आते हैं या खुद आ जाते हैं? देखो, मैंने आपको कल जब बात बताई थी कीमोस्मोसिस बताया था। कीमोस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थाइलोक्वाइड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। जब किसी चीज की कंसंट्रेशन एक जगह बहुत ज्यादा हो और दूसरी तरफ कम हो, तो ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन के जरिए वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और जब वो हाई से लो की तरफ जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो है वो किस चीज में आ जाएगी? वो एटीपी बनाने में काम है। फिर दोबारा हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन निकल गए, अब दोबारा हाइड्रोजन इसमें कैसे आएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था कल, कि वाटर, फिर दोबारा वाटर टूटेगा, फिर हाइड्रोजन आएंगे, और बाहर से भी वो जो हाइड्रोजन निकल गए थे कुछ बाहर, कुछ तो NADPH को मिल गए, बाकी जो रह गए उनको साइटोक्रोम पंप कर करके अंदर डालेगा, वो एक्टिव होगा, मतलब उसमें एनर्जी इस्तेमाल कर पंप कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे उनकी एनर्जी लेकर उसको हाइड्रोजन को क्या कर रहा होगा? पंप कर रहा होगा अंदर। चलिए अब डार्क रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। इसको डार्क रिएक्शन को हम जो है वो केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं।
इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर तो इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और उसके साथ इसको डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब ये याद रखना है सारे नाम इसी के हैं। C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सब कुछ? अब इसमें से एक बात तो मैं आपको अभी इधर बता देता हूं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जो है वो रोशनी की जरूरत नहीं होती है, लाइट की इसको जरूरत नहीं है। लाइट रिएक्शन को लाइट की जरूरत थी, इसको लाइट की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब ये लाइट से क्या है, आजाद है। केल्विन साइकिल इसको क्यों कहते हैं? मेल्विन केल्विन जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने इसको सबसे पहले जो है वो क्या किया था, इस साइकिल के जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, कार्बन के पाथ को सबसे पहले जो है वो केल्विन ने स्टडी किया था। इस वजह से इसको केल्विन साइकिल जो है वो कहते हैं। मगर ये डार्क रिएक्शन जो इसको कहते हैं, नॉर्मली उसूलन ये डार्क रिएक्शन का जो नाम है मिसनोमर है। इसको डार्क रिएक्शन कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन लाइट रिएक्शन से कंपेयर करके इसको डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब तो ये हो गया ना कि रात को होना चाहिए, अंधेरे में होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये केल्विन साइकिल कभी अंधेरे में नहीं होती। केल्विन साइकिल भी हमेशा दिन के टाइम ही होती है, कभी ये रात को नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि रोशनी की इसको जरूरत नहीं होती, होती है दिन के टाइम ही है, लेकिन डायरेक्टली इसको रोशनी की जरूरत नहीं होती। अब कैसे? अब आप देखो, जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें क्या बनता है, एटीपी बनता है और NADPH बनता है। फिर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में, और किसको इस्तेमाल करके, एटीपी और NADPH। अब एटीपी और NADPH तो दिन में बन रहे हैं ना, जब ये दिन में बनते हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये केल्विन साइकिल भी दिन में ही होती है, क्योंकि केल्विन साइकिल को तो एटीपी और NADPH दोनों चाहिए ना, इसके बगैर तो केल्विन साइकिल होगी नहीं। तो केल्विन साइकिल भी कहाँ होती है, ये दिन के टाइम ही होती है, और लाइट रिएक्शन भी दिन के टाइम होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसको लाइट की जरूरत होती है और इसको लाइट की जरूरत नहीं होती। लेकिन डार्क रिएक्शन इसको कह देना जो है वो मेरे ख्याल से इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि डार्क रिएक्शन का तो मतलब ये कुछ स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि ये रात के टाइम होता होगा, इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। रात को ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता रात को? क्योंकि रात को एटीपी और NADPH नहीं बन रहे होते, और इस साइकिल को चलाने के लिए एटीपी और NADPH2 की जरूरत होती है। चलें, अब मैंने सबसे पहले तो आपको ये बता दिया कि इसको लाइट रिएक्शन को जो है वो केल्विन साइकिल क्यों कहा जाता है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये बता दिया मैंने कि इसको सबसे पहले केल्विन साइकिल जो थी, इसको सबसे पहले इसके जो स्टेप्स थे कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, इसको सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने जो है बताया था, तो इस वजह से इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं, इस डार्क रिएक्शन को जो है या इस केल्विन साइकिल के जो है वो कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। इसको 3 स्टेप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। इन 3 स्टेप के अंदर जो पहला स्टेप है वो है कार्बो ऑक्सीलेशन, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहते हैं, फिक्सेशन भी कह सकते हो। अब देखो कार्बो ऑक्सीलेशन होता क्या है, लिखवाता नहीं हूं, आपको भी समझाता हूं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब डार्क रिएक्शन में एंटर होती है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में ही एंटर हो गई, ग्रेना के अंदर आ गई, जैसे सॉरी स्ट्रोमा में आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, स्ट्रोमा में आ गई। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा में आती है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए जो है वो एक 5 कार्बन शुगर मौजूद होती है। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड जब डार्क रिएक्शन में एंटर हुई तो ये सबसे पहले किसके साथ अटैच हो जाती है, ये अटैच हो जाती है एक 5 कार्बन शुगर के साथ, और उस 5 कार्बन शुगर को हम कहते हैं राइबोलोज, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये देखिए राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और इसको अगर आप प्यार से कहना चाहो तो प्यार से इसको कह लो RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब इधर देखो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही डार्क रिएक्शन में एंटर हुआ तो इसको सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब इधर देखो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसको क्यों कह रहे हैं, पहले तो ये होता है 5 कार्बन वाला ये शुगर है, 1 2 3
4, 5। ये 5 कार्बन वाला शुगर है। और इस 5 कार्बन वाले शुगर के इसके कार्बन नंबर 1 के साथ भी एक फॉस्फेट लगी हुई है, एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 के साथ लगी हुई है और दूसरी फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 के साथ लगी हुई है। इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, नंबर 5 1 के साथ भी और 4। अब क्या होता है देखो, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के पास 5 कार्बन थे। जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड को कैच किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, तो एक कार्बन किसका आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का। एक कार्बन इसके पास किसका आ जाएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक कार्बन आ जाएगा। जब एक कार्बन इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा तो इन दोनों के मिलने से जो है वो क्या बन जाएगा, एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड। चलिए मैं इसको एक दफा इरेज करके ना थोड़ा सफाई से इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको दोनों चीजें साथ साथ समझ आती रहे। ये लो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ ताकि मैं पूरी साइकिल बना सकूं। अब इधर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, एक 5 कार्बन शुगर ने एक्सेप्ट किया जिसका नाम था राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, क्योंकि उसके कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट लगा हुआ था और कार्बन नंबर 5 के साथ भी फॉस्फेट लगा हुआ था, यानी 1 2 3 4 5, इसके साथ भी फॉस्फेट है और इसके साथ भी फॉस्फेट है। जब ये दोनों मिले तो इनके मिलने से एक 6 का अनस्टेबल 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड बन गया। देखो ना, अब 5 कार्बन तो इसके पास थे और एक कार्बन इसके पास किसका आ गया, एक कार्बन इसके पास आ गया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो टोटल कितने कार्बन इसके पास, कितने कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। लेकिन ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना है ये क्या होगा, ये होगा अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड का मतलब क्या है कि कभी भी फौरन ही ये टूट जाता है। ये क्या होता है, फौरन ही जो है वो टूट जाता है, ये पायदार नहीं होता है, ये किसी टाइम भी जो है वो टूट जाता है। और जब ये टूटता है तो कहां से टूटता है, ये बीच में से टूटता है, सेंटर में से, ये इस जगह से टूट जाता है। देखो यहाँ से टूट गया, ये और ये। इसने टूटने के बाद क्या किया, ऐसे ये टूट गया और टूटने के बाद इनको थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ, ये इसका दो, एक ये टूटा और टूटने के बाद इसने क्या किया, 3 कार्बन कंपाउंड बना लिए। एक 6 कार्बन कंपाउंड ने कितने, 2 जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड बना लिए जब ये टूटा। ऐसे ये 6 कार्बन कंपाउंड था ना, 1 2 3 4 5 6, ये बीच में से टूटा तो इसके टूटने से 2 जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन गए। और ये जो 2-3 कार्बन कंपाउंड बने हैं इनका नाम क्या है, इसको कहते क्या है, इनको कहते हैं ग्लिसरैड 3 फॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं, इनको हम नाम क्या दे रहे हैं, ग्लिसरैड 3 फॉस्फेट। और इसको इन शॉर्ट आप कैसे लिख सकते हैं, G3P। इसको आप ग्लिसरैड 3 फॉस्फेट भी कह सकते हो, इसको आप 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हो। ग्लिसरेट को जो है वो आप ग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हो, जैसे सिट्रेट को आप सिट्रिक एसिड भी कह सकते हो। तो आप इसको चाहो तो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कह लो या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह लो, बात वही है। तो कितने, अब मैं इसको रिएक्शन की, अब इनको जो है वो ये जो मैंने स्टेप बताए इन स्टेप को मैं थोड़ा यहाँ पर इनके रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पर आपको शो करता हूँ। डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप है कार्बो ऑक्सीलेशन, या जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहते हैं। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई। कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एंटर होते हैं ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिला, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिला और इसके साथ मिलने के बाद क्या बना लिया, 6 कार्बन कंपाउंड बना लिया, एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बना लिया। फिर क्या होगा दूसरे स्टेप में, ये 6 कार्बन कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक डाउन होकर एक जो 6 कार्बन कंपाउंड होगा वो ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल बना लेगा ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट के। अब एक बात याद रखिएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन में पहला जो स्टेबल कंपाउंड बना है वो 3 कार्बन वाला बना है। पहला स्टेबल कंपाउंड जो डार्क रिएक्शन में बना है वो कितने कार्बन वाला बना है, 3 कार्बन वाला। मतलब ये अब मजीद ब्रेक डाउन नहीं होगा।
तो पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला बनता है, तो इसी वजह से डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैं बताऊंगा इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कितने कार्बन वाला होता है, वो 3 कार्बन वाला होता है, तो इसको हम कहते हैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इस वजह से इसको हम C3 साइकिल कह रहे हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, या इसको आप कह लें कार्बो ऑक्सीलेशन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में फ्री थी, अभी हवा में फ्री थी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अब यहाँ पर फिक्स हो गई, तो इस वजह से इस स्टेप को हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। क्लियर है ये पहला स्टेप क्लियर होगी, आगे चलूं दूसरे स्टेप की तरफ? यस सर। चलो दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। दूसरा स्टेप, हाँ पूछो जल्दी पूछो। ये जो आपने कहा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इसे कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? क्यों? इस वजह से क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पहले हवा में फ्री थी, अब वो क्या आ गई, वो फिक्स हो गई किसके अंदर, वो फिक्स हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर आई, फिर 6 कार्बन कंपाउंड में गई, और फिर ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं यहाँ पर फिट हो गए, फिक्स हो गए यहाँ पर। तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। पहले तो हवा में घूम रही थी ना ये, उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आके फिक्स हो गई, तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। समझ गए ये बात, क्यों फिक्सेशन कह रहे हैं? यही पूछनी थी ना। अब चलो रिडक्शन की तरफ आ जाते हैं। जी। अच्छा, अब क्या होगा, अब वो जो लाइट रिएक्शन में बने थे ना, NADPH2 NADPH और वो ATP जो बने थे, अब जाहिर सी बात है उनको भी तो इस्तेमाल करना है ना। वो किस काम के लिए बने थे, वो तो इसी दिन के लिए उनको बनाया गया था। ये जो दूसरा वाला स्टेप है इसके लिए बनाया गया था। अब मैं आपको बताया था, देखो क्या ATP एनर्जी देगा, इस ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट को क्या देगा, ATP एनर्जी देगा, और जो NADPH क्या करेगा, इस ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट को रिड्यूस करेगा। अच्छा, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो उसमें आपको पता है जब भी कोई एसिड जो है वो रिड्यूस होता है तो वो एल्डिहाइड बना लेता है। वो एसीटेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। पता है ना, जब भी कोई एसिड रिड्यूस होता है तो वो क्या बना लेता है, एल्डिहाइड बना यस लेता है। सर। और जब एल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं तो वो अल्कोहल बना लेते हैं। जब एल्डिहाइड रिड्यूस होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, अल्कोहल। लेकिन अभी हम देखेंगे ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होता है। अच्छा, पहले देखो इस फेस के अंदर क्या होता है, दिस फेस ऑफ कंप्राइजेज ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्रीली रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट रिड्यूस टू ग्लिसरॉल 1,3 बिसफॉस्फेट एंड देन ट्रायोज ट्रायोज 1,3 फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड। अच्छा देखो, इसमें मैं अभी 2 रिएक्शन आपको अलग-अलग बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पर दोनों एक साथ दे दिए 2 रिएक्शन, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा अलग-अलग बताता हूँ ना, ताकि आपको जो है ना ये समझ में आए थोड़ा सा एक चीज जो है। अब इसको ऐसे में बता देता हूँ आपको ना। अभी देखो ये है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, चलो ये हो गया ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। क्यों इसको मैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कह रहा हूँ, इसके कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट अटैच है। अब क्या होगा, इस ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट के साथ क्या होगा, जो ATP होगा, ATP बना था ना लाइट रिएक्शन में, ATP टूटेगा, टूटने से एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी में फिर क्या होगा, उस टाइम जो इसका फॉस्फेट रिलीज होगा ATP से, वो फॉस्फेट किसके साथ अटैच हो जाएगा, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। जब ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट के कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट नहीं रहेगा। ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट जो है वो नहीं रहेगा, बल्कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट में। क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में एक फॉस्फेट लगा हुआ था कार्बन नंबर 3 के साथ, फिर क्या हुआ, ATP ने भी अपना एक फॉस्फेट इसको दे दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। और ATP खुद किस में कन्वर्ट हो गया, जब अपना फॉस्फेट एक दे दिया इसको, तो ATP खुद कन्वर्ट हो गया ADP में।
पहले स्टेप में तो ये हुआ, यानी ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट को फॉस्फेट की फॉर्म में एक एनर्जी मिली, जब वो टूटा तो उसके बॉन्ड को जो है वो क्या मिली, एक एनर्जी मिली। अब दूसरे स्टेप में देखो क्या होगा, रिडक्शन असल होगी दूसरे स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में ये होगा 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट जो होगा, 1,3 बिस फोस्फो जो ग्लिसरेट होगा, उसके पास कौन आएगा, उसके पास आएगा NADPH। और NADPH क्या करेगा, NADPH सिंपल सा काम ये करेगा कि ये जो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट है ना, जिसके कार्बन नंबर 3 के साथ भी फॉस्फेट लगा हुआ है और कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट लगा है। अब इसके कार्बन नंबर 1 के जो फॉस्फेट इसके साथ अटैच था, इसके कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट हट जाएगा, इसके कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट था वो हट जाएगा। और क्या होगा कि ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था, उसके साथ आकर क्या होगा, NADPH अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। यानी वो एक जो फॉस्फेट आकर अटैच हुआ था वो सिर्फ एक एनर्जी देने का प्रोसेस था, इस मॉलिक्यूल को क्या देना था, एनर्जी देना था, ताकि उस एनर्जी को इस्तेमाल करके इसके साथ ये जो है वो NADPH इसके अपना जो है वो इसको रिड्यूस करा सके। जब वो एनर्जी मिल जाती है तो फिर क्या होता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के साथ जो एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ गया है, कार्बन नंबर 1 पर जो फॉस्फेट आ जाता है, वो फॉस्फेट उसमें से निकल जाता है। और हाइड्रोजन जो है वो NADPH से निकल कर कहाँ लग जाता है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ अटैच हो जाता है और जो एक कंपाउंड बना लेता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। यानी अब उसमें हाइड्रोजन जो है अटैच हो गए, इसको सिंपली आप ऐसे लिख लो, इसको आप इस तरह Ga3P ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और साथ में क्या हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज हो गया, यानी फॉस्फेट जो वहां पर आया था, फॉस्फेट यहाँ से क्या हो गया, ये रिलीज हो गया। क्योंकि मेन इसमें स्टेप रिडक्शन का था तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं रिडक्शन। अभी मैं इसको एक दफा फिर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसी साइकिल में लेकर मैं इसको बताता हूँ। ये देखो, अभी मैंने ये रिएक्शन लिखवाया था ना, अब मैं इस रिएक्शन को जो है वो साइकिल में बता रहा हूँ, साइकिल में कैसे होगा ये देखो, ये हो गया ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, यहाँ पे बनाया हुआ है ना ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, नजर है, ये नहीं, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, ये लो, इसके कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट अटैच है। अब ATP आएगा, ATP अपना एक फॉस्फेट इसको दे देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। और एक फॉस्फेट जो देगा वो कहाँ अटैच हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 के साथ। और ग्लिसरेट जो 3 फॉस्फेट होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इस ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरेट 1,3 बाई फॉस्फेट बिस फॉस्फेट। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट में, G3P में, देखें 2 फॉस्फेट के हम इसमें यहाँ आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये जो NADPH था, NADPH क्या करेगा, इस 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में से 1 फॉस्फेट इसका रिलीज हो जाएगा यहाँ से। और NADP अपना हाइड्रोजन इसको देके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। NADP ने जब अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया तो ये ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट से फॉस्फेट निकलवा दिया और उसकी जगह पर क्या अटैच करा दिया, हाइड्रोजन। तो उस रिएक्शन के बाद ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मैंने आपको कहा था ना, एसिड के साथ एसिड की जब रिडक्शन होती है तो वो एल्डिहाइड हो जाता है, तो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। और ये रिएक्शन कौन सा हो गया, ये रिएक्शन हो गया जिसको हम कहेंगे रिडक्शन। रिडक्शन तक हो गया। अब आगे देखो, लास्ट जो स्टेप है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट इस रिएक्शन में जो यूज हुआ दोबारा रीजनरेट होगा। अब एक चीज जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई थी वो चीज मैं अब आपको बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल एंटर नहीं हुआ था साइकिल में, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल एंटर हुए थे साइकिल में। यानी एक मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था, एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, 3 मॉलिक्यूल साइकिल में दाखिल हुए थे। यानी 3 साइकिलें चल रही हैं, कोई एक साइकिल नहीं चल रही थी, ये 3 साइकिलें चल रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए थे। राइबोलोज बाइफॉस्फेट के भी कितने मॉलिक्यूल यूज हुए थे, 3, एक ये, दूसरा यहाँ होगा,
तीसरा यहाँ होगा। राइबोलोज 5 बाइफॉस्फेट के भी 3 मॉलिक्यूल यूज हुए होंगे। तो अनस्टेबल कंपाउंड कितने बने होंगे? अनस्टेबल कंपाउंड बताओ कितने बने होंगे इसमें? सर 3 तीन 9 अनस्टेबल, हाँ 6 तीन अनस्टेबल कंपाउंड भी 3 बने होंगे। एक यहाँ बना होगा, एक यहाँ बना होगा, एक यहाँ बना होगा। एक 6 कार्बन कंपाउंड कितने 3 कार्बन कंपाउंड में टूटा था? 2 में ना। जब एक 2 में टूटा है तो 3 कितने में टूटे होंगे? 6 में। 6 में। तो इसका मतलब ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कितने बने थे? 6। ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट 6 बने थे। और फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड भी कितने बने थे? 6 बने थे। तो इसका मतलब रिडक्शन के अंदर एटीपी कितने इस्तेमाल हुए हैं? रिडक्शन के स्टेप में एटीपी कितने इस्तेमाल हुए होंगे? 6 और एनएडीपी भी कितने इस्तेमाल हुए होंगे? 6। और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कितने बने होंगे? 6। 6 अब क्या होता है, इन 6 में से एक साइकिल से निकल जाता है। एक साइकिल से ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट निकल जाता है और वो निकल कर क्या बना लेता है? ग्लूकोज। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, वो भी मैं बताऊंगा उसको, कि एक ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक साइकिल से एक निकल गया सिर्फ, और उसने क्या बना लिया? उसने बना लिया ग्लूकोज। बाकी कितने ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब बच गए? 5 बच गए ना। 5, हाँ 5 ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बच गए। अब 5 जो 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बच जाते हैं, वो क्या बना लेते हैं? वो दोबारा जो है वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब 5 जो इसमें टोटल जो है वो 5 है ना ग्लिसरल 3 फॉस्फेट, तो 5 ग्लिसरल 3 फॉस्फेट है, तो इनमें कार्बन कितने होंगे? कार्बन आई थिंक 15 होंगे ना। 5 है, सॉरी, हर उसमें 3 कार्बन होंगे। हर ग्लिसरल 3 फॉस्फेट में 3 कार्बन होंगे, तो कितने कार्बन होंगे? 15 15 होंगे। और 15 जो कार्बन होंगे अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से अरेंज करके राइबोलोज बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। और राइबोलोज बाइफॉस्फेट में कितने कार्बन होते हैं? 5। 15 कार्बन को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 15 कार्बन अपने आप को रीअरेंज करके फिर राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है वो बना लेंगे। लेकिन इनको भी एटीपी की जरूरत होगी, क्योंकि फॉस्फेट में 2 एटीपी होंगे। तो इस रिएक्शन के दौरान फिर एटीपी यूज होंगे, और यहाँ कितने एटीपी यूज होंगे? 3 एटीपी फिर इसको चाहिए होंगे। इन फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनाने के लिए 15 कार्बन चाहिए। 15 कार्बन इसके पास हैं। फॉस्फेट इसको चाहिए, क्या कहना चाहिए, 5 फॉस्फेट इसको अगर वो चाहिए होंगे तो फॉस्फेट ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ 5 फॉस्फेट हैं। लेकिन फॉस्फेट इसको मजीद चाहिए, तो मजीद जो फॉस्फेट इसको 3 एटीपी जो है वो इसको क्या दे देंगे? फॉस्फेट दे देंगे, और वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एडीपी में। 3 एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 एटीपी में। तो इसका मतलब इस पूरे डार्क रिएक्शन में कितने एटीपी इस्तेमाल हुए हैं? 6 यहाँ हो गए और 3 यहाँ इस्तेमाल हो गए। 9 एटीपी। अगर एमसीक्यूज आ जाए भाई कितना एटीपी इस्तेमाल होते हैं किसमें? लाइट रिएक्शन के, डार्क रिएक्शन में तो 6 होते हैं। अगर ये पूछा जाए ग्लिसरल 3 फॉस्फेट को ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में कितने एटीपी चाहिए होते हैं, तो उसमें बताओगे सिर्फ 6 चाहिए होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आना चाहिए, एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में और आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि भाई ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड। और ग्लूकोज तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। तो ये आगे चलकर ग्लूकोज बना कैसे लेता है? ये तो 3 कार्बन कंपाउंड है और ग्लूकोज तो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल 2 दफा ये केल्विन साइकिल चलती हैं। समझ में आ रहा है? पहले एक केल्विन साइकिल से एक केल्विन साइकिल जो होगी तो उससे एक ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट निकलेगा। फिर दूसरी साइकिल चलेगी तो फिर दूसरा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट निकलेगा। फिर वो दोनों मिलकर जब 3-3 वाले मिलेंगे तो 6 कार्बन वाला जो है वो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अच्छा, ये टोटल साइकिल कितनी चले? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल कितनी साइकिल चलेंगी कार्बन डाइऑक्साइड की? 6 नहीं, 6 नहीं 12 साइकिल चलेंगी। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 12 साइकिल। देखो 3 कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल यहाँ चलाएंगे, पहली वाली साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, और दूसरी फिर ये साइकिल चलेगी तो फिर 3 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे ना, तो 6 हो जाएंगे ना। 6 होंगे, यहाँ थोड़े 6 होंगे। लेकिन ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल होंगे जो इस साइकिल से गुजरेंगे? पूरे 12। 12 में से जो है वो
2 निकलेंगे साइकिल से, 12 में से 2 साइकिल से निकलेंगे, बाकी 10 दोबारा जो है वो तो बात की बात है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें देख लें इस तरह से ये। सर जी सर ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सर हमें पता है कि इसमें मतलब कार्बन होते हैं और एक फॉस्फेट होता है थर्ड कार्बन पे। हाँ। तो सर ये जब ग्लूकोज बनाता है तो ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट होते ही नहीं सर, वो फॉस्फेट कहाँ चले जाते हैं जो 2 बच जाते हैं? ये देखो अब ये तो जो 2 बच जाते हैं, ये जो 2 बच जाते हैं दोबारा फॉस्फेट निकल जाते हैं या जो इसके साथ लगे हुए होते हैं वो बात कर रहे हो? सर इसके साथ जो लगे हुए होते हैं, जब ग्लूकोज बनना होता है तो हाँ फॉस्फेट को तो हाँ हाँ हटना हाँ पड़ेगा। हाँ, हटता है, वो हटता ही आगे चलकर, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ तक साइकिल बताई है, लेकिन जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पूरा जो कन्वर्ट होता है ना ग्लूकोज में, आगे भी कुछ रिएक्शन वो भी आपको नहीं बताया फिलहाल, वो सिंपल बता दिया कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वहां भी वहां का पता है कैसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है? वो आपको जब मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा ना, जो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने वाला प्रोसेस, इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। जब उसमें देख लेना, जैसे उल्टा टूटता जा रहा है ना ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है, तो उसके जब रिवर्स स्टेप होते हैं ना वो यही वाले होते हैं। जब आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगा वहां ये समझ में आएगा। चलो इसको ओके रिकैप सर। कर लूं, इसका रिकैप कर दूं थोड़ा जल्दी से अगर टाइम है अभी। भाई कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एंटर होते हैं डार्क रिएक्शन में, और वो 3 ही राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलते हैं। यहाँ मैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड अलग-अलग लिख सकता था, मगर यहाँ कन्वीनियंट इजी करने के लिए एक ही दफा जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 3 डायरेक्ट लिख दिया। जब ये मिलते हैं तो इनके मिलने से एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। एक पॉइंट में भूल गया, कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलाने का जो काम करता है वो रुबिस्को एंजाइम करता है। और ये रुबिस्को एंजाइम जो है कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन जो है वो रुबिस्को एंजाइम। ये स्टेप मैं पहले भूल गया था बताना कि ये इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रुबिस्को एंजाइम मिला रहा है। इनके मिलने से 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ये फौरन ही जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। और फिर ये इस पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टेप को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट के? 6। फिर क्या होता है इस ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में, इसके पास 3 एक फॉस्फेट इसके साथ है, फिर एटीपी जो है वो इसको अपना टूटता है तो उस दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है, और एटीपी अपना एक फॉस्फेट इसको दे देता है, तो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट में। फिर क्या होता है NADPH आता है, NADPH इसको रिड्यूस करता है, यानी इसको अपने हाइड्रोजन दे देता है, इसको अपने हाइड्रोजन दे के खुद कन्वर्ट हो जाता है NADP में, और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। टोटल 6 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। एक मॉलिक्यूल इस साइकिल से निकल जाता है जो आगे चलकर फिर क्या बनाता है, ग्लूकोज। और बाकी जो 5 बच जाते हैं, बाकी जो 5 बच जाते हैं ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट